डिस्कशन आ चुकी। और अगर इस दफ़ा का थीम देखें तो थीम जो है वो रीथिंक, यानी टूरिज़्म को हमने रीथिंक करना है। पहले तो हम ये कहते हैं कि टूरिस्ट आ जाए, और जब टूरिस्ट आना शुरू हो गया तो हमें ये पता चला हम तो उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं थे। दूसरी बात ये थी कि जब ये टूरिज़्म 1-2 साल एक्सेलरेट होता गया तो फिर हमें ये पता चला कि भाई इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं और किस हद तक कितने ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद जब हमें ये पता चला कि अब तो टूरिस्ट आ रहा है और हमारी बहुत सारी ऐसी बेकार ज़मीनें या ऐसी जगह जिनको हम खुद भी कभी लिफ्ट नहीं करवाते थे, तो पता चला कि यार ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। या तो उनको हमने बेचना शुरू किया, या हमने जॉइंट वेंचर किया इन्वेस्टर्स के साथ, या हमने खुद ही होटल्स बनाए। होटल जैसे भी बनाए, जिस तरह के भी बन गए। लेकिन टूरिज़्म की वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी और उसका जो प्रेशर हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर आया वो बहुत ज़्यादा था। और वो जो प्रेशर था वो उसको अब मसला ये है कि हमने उस डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाना है। या जो हम बात करें इको टूरिज़्म की, तो इको टूरिज़्म भी वही है कि आपने डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म या इन्वायरमेंट फ्रेंडली टूरिज़्म, तो वो मिल के बनाएगी हमारी इको टूरिज़्म। पिछले दिनों क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हो गई सीएम साहब के डायरेक्टिव्स पे। उस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमारे तमाम पार्टनर्स थे, स्टेक होल्डर्स थे इस फील्ड के, वो सारे मौजूद थे। उसके अंदर कुछ मैंने स्लाइड्स प्रेजेंट की थी, और वही स्लाइड्स 2-3 फर्स्ट स्लाइड्स वही हैं कि देखिए हम क्यों कहते हैं कि ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटली इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि ये पूरे पाकिस्तान को पानी देता है, यहाँ के लोगों को पानी देता है, और जो इकोसिस्टम सर्विसेज होती है उसको इसने सस्टेन रखा हुआ है। अगर यहाँ के पहाड़ ना हो, यहाँ के ग्लेशियर्स ना हो, तो जो हमारे मुल्क का फूड के ऊपर, वाटर, एनर्जी, उसका डिपेंडेंस है इस एरिया से निकलने वाले ग्लेशियर मेल्ट वाटर के ऊपर। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसला है। चूँकि हमारा ज़रिए रोज़गार और कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ सकती, नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या हो सकता है? हमारे पास टूरिज़्म हो सकती है। अब टूरिज़्म भी हो तो वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म हो और सस्टेनेबल टूरिज़्म हो, उसमें सबकी भलाई है, पूरे मुल्क की भी, रीजनल कंट्रीज़ की भी, और जीबी के अपने अवाम की भी। हम बात करते हैं जब ये इन्वायरमेंटली सेंसिटिव हैं, इकोलॉजिकली वल्नरेबल रीजन है, तो उसकी वजूहात आपने देख ली कि कुछ अर्सा डेवलपमेंट हो गई, उसके बाद जो यहाँ पे फ्लड्स आ गए, उसकी एक बैक स्टोरी भी है। लेकिन रिसेंटली जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नालों के साथ, दरिया किनारे, दरिया के ऊपर, वो सारी चीज़ें होती रही। उसकी कुछ लोकल वजूहात भी हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, उसकी तो हम बात कर रहे हैं, और हम ये भी कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना है। तो ग्लोबल फिनोमेना तो है, और आपको पता है कि पाकिस्तान एज कंट्री टोटल जो ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशंस हैं उसका 1% से कम कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जर्मन वॉच के मुताबिक हम 8th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री हैं, जिसके इम्पैक्ट्स, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिक हो जाए हम जीबी के अंदर, तो हमने देखा कि हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं। रीज़न ये है कि हमारे पास डिज़ास्टर से भागने का टाइम नहीं होता। डिज़ास्टर्स हमारे सर के ऊपर खड़ा है, हमारे पहाड़ों के ऊपर से आ रहा है, तो हमारे पास सेकंड्स होते हैं या मिनट्स होते हैं डिज़ास्टर से भागने के लिए। और जो ऑलरेडी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, या जिसको हम क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन कहते हैं या डिज़ास्टर रेजिस्टेंट कहते हैं, वो स्ट्रक्चर्स या वो प्लानिंग तो हमारी है नहीं। तो ये सारा हैज़ार्ड है। और इस डेटा को आप देखें तो ये 24/7 हम इस एयर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं। तो ये जो रेड लाइन नज़र आ रही है दरमियान में 35 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की लाइन है कि हमारा एयर के अंदर पार्टिकुलेट मैटर इससे कम होना चाहिए 24 आवर्स के लिए फॉर ए हेल्दी ह्यूमन लाइफ। लेकिन ये गिलगित सिटी में ये ऊपर ही जा रहा है हमेशा। सर्दियों में बुखारियों के जलने से हर घर में लकड़ी जलती है, और गर्मियों में ड्यू टू टूरिस्ट इन्फ्लक्स, गाड़ियों की वजह से। और वो डेटा मैं स्पेसिफिक करके आपको दिखाऊंगा कि टूरिस्ट हमारा कितना आ रहा है और उस
نمبر آف وہیکلس کتنی ہے اور اس کا ہمارے گرین ہاؤس کے اوپر ایریا کے اس مائکرو کلائمیٹ کے اوپر اس کا کیا اثر ہے. لیکن دو ہی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ گراف نیچے آ رہا ہے. ایک تو سردیوں میں جب یہ بارش اور برف باری ہو گئی تو یہ پارٹیکل سیٹل ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کووڈ لاک ڈاؤن ہو گیا تو اس کی وجہ سے یہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. باقی سارا سال یہ اوپر ہی رہتا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ 10 سال کا اینول ایوریج نمبر آف ٹورسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا گرین ہاؤس گیس ہے نائٹروجن ڈائی آکسائڈ وہ کتنا ہے. جیسے جیسے ہمارے نمبر آف ٹورسٹ انکریز ہو رہے ہیں, جیسے جیسے نمبر آف وہیکلز انکریز ہو رہے ہیں, ہمارا نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہمارے انوائرمنٹ کے اندر انکریز ہو رہا ہے. اور یہ پارٹیکولیٹ میٹر, نائٹروجن ڈائی آکسائڈ, یہ سارے مل کے ایک لوکل ٹریگرنگ فیکٹر اور لوکل ٹریگرنگ ایلیمنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ان ڈیزاسٹرز کو انکریز کر رہے ہیں, علاقے کے ٹمپریچر کو انکریز کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے سبسیکوینٹلی ہمارے پاس ڈیزاسٹرز کی فریکوینسی اور ان کی فیروسٹی انکریز ہو رہی ہے. اسی طرح دیکھیں تو یہ ٹمپریچرز ہمارے انکریز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, پچھلے 30-40 سالوں سے وہ ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے اور ٹمپریچر جو انکریز ہو رہا ہے, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہو گیا, لیکن کتنا ہو گیا. اتنا زیادہ ایویڈنس اب آ چکا ہے. انٹرنیشنل پارٹنرز یہاں پہ کام کر رہی ہیں, ڈونر ایجنسیز کام کر رہی ہیں اور ان کے پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں. ایون ہمارے جو فیڈرل آرگنائزیشنس ہیں, پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ, سپارکو کو وغیرہ, وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ وائز بھی ہمارے ٹمپریچرز انکریز ہو رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں تو ایک اور پریسپیٹیشن کا ہمارا جو سنو فال اور رین فال کا جو سیزن ہے وہ چینج ہو رہا ہے. اس کا اس علاقے کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہے. ہمارے جو ہائیڈرولوجیکل فلوز ہیں, دریاؤں کا بہاؤ, اب وہ اس طرح نہیں رہا جیسے پہلے ہوتا تھا. ڈیو ٹو کلائمیٹک چینجز اس کے اندر چینج آ رہی ہے. اب اس سارے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم ایکو ٹوریزم کی طرف جائیں, ایک رسپانسبل ٹوریزم کی طرف جائیں؟ اور جو ایکو ٹوریزم یا رسپانسبل ٹوریزم کی طرف ہمیں کچھ پریکٹیکل سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ کے اندر